हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ज्ञान मंत्र पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सीटेट को क्वालिफाई करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र मैं आपको पहले बता ही चुका हूं। सीटेट को क्वालिफाई करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है सीटेट द्वारा कराए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना। उसी क्रम में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की यह हमारी सीरीज चल रही है। इस सीरीज में 2 वीडियो मैं आपको पहले प्रोवाइड करा चुका हूं। मैराथन सीरीज की यह तीसरी वीडियो है। अगर इससे पहले 2 वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। क्योंकि उन दोनों वीडियो में भी सेम हमने प्रोसीजर अपनाया है कि हमने जो हमारी क्लासेस हैं और जो हमारे क्वेश्चन हैं, वो हमने मैराथन के रूप में लिए हैं। जिससे क्या है, आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने का और अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की हम वीडियो अपनी। क्वेश्चन नंबर 241। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? पहला, जितना संभव हो सके उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन कराना। दूसरा, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। तीसरा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। और चौथा ऑप्शन है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान देना। केवल व्यक्तिगत गतिविधियों पे ध्यान देना आपका भी गलत होता है, सहयोगात्मक और व्यक्तिगत दोनों होने चाहिए, तो ये गलत होगा। केवल परंपरागत पद्धतियों का प्रयोग करना ये गलत होगा, केवल परीक्षाओं का आयोजन भी करना नेगेटिव होगा। तो जो संज्ञानात्मक विकास संवर्धित होता है वो होता है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण से। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 242। मानव विकास है डैश, पहला मात्रात्मक, दूसरा गुणात्मक, तीसरा कुछ सीमा तक अमापनीय और चौथा है पहला और दूसरा। जो बच्चे का या मानव का जो विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह से होता है। मतलब जब बच्चे का पेट बढ़ता है तो उसके अंदर के जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, उसमें भी आपकी गुणात्मक वृद्धि होती है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 243। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला है अनुवांशिक एवं वातावरण, दूसरा व्यवहार एवं वातावरण, तीसरा वातावरण एवं जीव विज्ञान या चौथा है वातावरण एवं पालन पोषण। तो जो प्रकृति पोषण विवाद है उसका जो विवाद का प्रमुख फैक्टर होते हैं वो होता है अनुवांशिक और वातावरण। यानी बच्चे का जो विकास होता है वो अनुवांशिकी और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसलिए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244। निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब या सार्वजनिक पुस्तकालय? तो जो इको क्लब, परिवार और स्वास्थ्य क्लब होते हैं वो सक्रिय एजेंसी होते हैं, परंतु सार्वजनिक पुस्तकालय निष्क्रिय एजेंसी होती है। मतलब जब बच्चा, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक पुस्तकालय में जाता है तो आपस में बातचीत नहीं करता है, तो नहीं करता, बातचीत नहीं करता, समाजीकरण नहीं होता है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय निष्क्रिय एजेंसी होती है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है? पहला है सामाजिक, दूसरा सांस्कृतिक, तीसरा जैविक और चौथा है भाषिक। जो वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत दिए उन्होंने उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई जो प्रभाव है बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण माना, परंतु उन्होंने जैविक संरचना को यानी बच्चे के जैविक विकास को कोई महत्व नहीं दिया। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 246। एक वर्ष तक शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? जीन पियाजे ने बच्चे के विकास के प्रमुख 4 स्तर दिए। उन्होंने माना कि जब बच्चा 0 से मतलब जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है तो वह अपने आंख, कान और हाथों से सोचता है और उस अवस्था को इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहा जाता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये जो आपकी इंद्रिय जनित गामक स्तर होता है वो 0 से 2 वर्ष तक होता है और पूर्ण संक्रामक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। मूढ़ संक्रामक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है और जो आपकी अमूढ़ संक्रामक अवस्था होती है वो 11 से प्लस अधिक के बच्चों के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 247। रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला है बिस्मार्क नैतिकता, दूसरा संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, तीसरा प्रतिक्रिया या चौथा है सहयोग की नैतिकता। तो इसका सहयोग की नैतिकता बिल्कुल सही आंसर होगा, जिन पियाजे ने ही माना, तो इसलिए चौथा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 248। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्थिर सिद्धांत का एक रूप है? पहला व्यवहारिक बुद्धि, दूसरा प्रायोगिक बुद्धि, तीसरा संसाधन पूर्ण बुद्धि या चौथा गणितीय बुद्धि।
जो स्टर्नबर्ग ने बहु जो त्रिस्तरीय सिद्धांत दिए बुद्धि के, उन्होंने 3 प्रकार की प्रमुख बुद्धि बताई। पहला विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा सृजनात्मक बुद्धि, तीसरा व्यावहारिक बुद्धि। तो ये जो प्रायोगिक है, संसाधन, गणितीय बुद्धि इसमें नहीं होगा, व्यावहारिक बुद्धि स्टर्नबर्ग से संबंधित है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 249, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? पहला है डेविड वेसलर, दूसरा अल्फ्रेड बिनेट, तीसरा चार्ल्स एडमंड स्पीयरमैन या चौथा है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो जो बुद्धि का परीक्षण का जो निर्माण किया सबसे पहले वो अल्फ्रेड बिनेट ने किया, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 250, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? पहला, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना, दूसरा सही सही व धारा प्रवाह बोलना, तीसरा जानना समझना व लिखना, और चौथा व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो ध्वनि संबंधी जागरूकता का अर्थ होता है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना, मतलब अपनी भाषा को या अपने जो बोलने के तरीके को वो आपकी इमोशन के साथ प्लस माइनस करना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 251, कक्षा कक्ष में जेंडर यानी जो लिंग विभेद है वो क्या करता है? पहला, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। दूसरा, शिक्षार्थियों के हर्षोन्मुख प्रयासों अथवा निस्पंदन का कारण बन सकता है। तीसरा, पुरुष शिक्षार्थियों में के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। या चौथा, महिला शिक्षक की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। जो जेंडर विभेद होता है वो शिक्षार्थियों में हर्षोन्मुख प्रयासों और निस्पंदन का कारण बन सकता है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 252, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? पहला चाक्षुष, दूसरा संग्रहण, तीसरा तथ्यात्मक और चौथा स्पर्श संबंधी। सीखने की शैली का एक उदाहरण होता है चाक्षुष यानी विजुअलाइजेशन, मतलब जब बच्चा चीजों को देखता है तब वह सीखता है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 253, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद यह योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रहा है या कर रही है? पहला, सीखने का आकलन, दूसरा सीखने के रूप में आकलन, तीसरा सीखने के लिए आकलन, या चौथा सीखने के समय आकलन। तो सीखने के समय आकलन और सीखने के रूप में आकलन तो होता नहीं, आकलन दो प्रकार का होता है, सीखने का आकलन या सीखने के लिए आकलन। जब अध्यापक किसी कार्य को करते वक्त अगर अपनी योजना में चेंज करता है वो सीखने का आकलन होता है। जब कोई शिक्षक किसी अपने शिक्षण कार्य के पश्चात किसी नए शिक्षण के लिए अपनी योजना बनाता है तो वह सीखने के लिए आकलन होता है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 254, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। पहला, उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। दूसरा, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। तीसरा है शिक्षार्थियों के मूल्य और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। या चौथा, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो जो शिक्षक होते हैं विद्यालय आधारित आकलन जो करते हैं वह व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, मतलब उनका जो प्रयास होता है वो बच्चे का अधिक से अधिक मूल्यांकन करना और जो बच्चे अधिगम में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन्हें सही करना होता है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 255, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? पहला, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? पहला, अपसारी, दूसरा विश्लेषणात्मक, तीसरा मुक्त अंक अंत और चौथा है समस्या समाधान। तो जो ग्रेड होते हैं अंकों से विश्लेषणात्मक रूप से अलग होते हैं, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा क्योंकि आपका मूल्यांकन दोनों ही है, चाहे ग्रेड हो या अंक हो, खाली विश्लेषणात्मक रूप से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 256, छात्राएं, पहला, गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के विषय में पूछा जाता है। दूसरा, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। तीसरा, अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलता पूर्वक निष्पादन करती हैं। और चौथा, भाषिक और संगीत संबंधी योग्यताएं अधिक रखती हैं। तो संगीत और भाषिक योग्यता सभी में हो सकती है, लड़के और लड़की दोनों में हो सकती है, तो ये गलत होगा। और केवल लड़कों अपने उसमें लड़कियां कम भी नहीं होती हैं और कठिनाई नहीं आती, कठिनाई दोनों को आ सकती है। तो जो छात्राएं होती हैं वो अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है, मतलब लड़कियां भी अच्छी हो सकती हैं गणित में, लड़के भी अच्छे हो सकते हैं किसी भी चीज में, मतलब इक्वल माने जाते हैं, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 257, शब्दों में अक्षरों के क्रम में
क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। पहला डिसलेक्सिया, दूसरा डिसकैल्कुलिया, तीसरा डिसग्राफिया या चौथा है डिसप्रैक्सिया। तो जो आपका डिसकैल्कुलिया होता है वो गणित से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए होता है, डिसग्राफिया लिखने से संबंधित होता है और डिसप्रैक्सिया आपका चलने टहलने से संबंधित होता है। तो जो अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई होती है उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 258, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? पहला संशक्तिशील शिक्षा, दूसरा समावेशी शिक्षा, तीसरा सहयोगात्मक शिक्षा और चौथा है पृथक शिक्षा। तो जो समावेशी शिक्षा होती है उसका उद्देश्य यही होता है कि सभी के लिए सभी के विद्यालयों में शिक्षा होनी चाहिए, मतलब कोई भी बच्चा आपका स्पेशल चाइल्ड है या नॉर्मल चाइल्ड है, सभी को नॉर्मल विद्यालय में पढ़ने का अधिकार है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 259, प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित है। पहला प्रतिभा, दूसरा गुण, तीसरा अपसारी चिंतन या चौथा तुरण। तो जो प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और ललितापन होती है वो प्रतिभा से संबंधित गुण होते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि अपसारी चिंतन, परंतु ये गलत ऑप्शन है। सीटेट द्वारा प्राय जो ऑप्शन दिया है वो प्रतिभा ही है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। पहला स्मरण, दूसरा समझ, तीसरा सृजन और चौथा है विश्लेषण। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं या जो शिक्षार्थी होते हैं उन्हें सृजन से रिलेटिव अधिक प्रश्नों पर समय देने के लिए कहा जाता है। बच्चे किसी भी चीज का अपना प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जो अपना खुद का के सृजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 261, गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जाता है? पहला अभिक्षमता परीक्षण, दूसरा निदानात्मक परीक्षण, तीसरा स्क्रीनिंग परीक्षण या चौथा है उपलब्धि परीक्षण। जो कोई बच्चा होता है अधिगम में अगर उन्हें कठिनाई होती है तो कठिनाई क्यों हो रही है उसका परीक्षण करने के लिए निदानात्मक परीक्षण होता है। चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, गणित भी हो सकता है, भूगोल भी हो सकता है, इतिहास भी हो सकता है, बट क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है बच्चों को, तो वो निदात्मक परीक्षण में होता है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 262, सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। पहला विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण करने, दूसरा विशिष्ट विवरण पर एकाग्रस्त केंद्रित करने के लिए, तीसरा अध्ययन के लिए शैक्षिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने के लिए या चौथा है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के लिए। जो सैद्धांतिक चित्र होते हैं वो हेल्प करते हैं तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने के लिए। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 263, एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? पहला खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, दूसरा बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका है, तीसरा अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है या चौथा है संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। जो एल्बर्ट बंडूरा है उन्होंने माना कि जो बच्चा सीखता है सामाजिक रूप से वो प्रतिरूपण रूपण यानी मॉडलिंग के तरीके से सीखता है। बच्चा जैसा देखेगा वैसा ही सीखेगा। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 264, निगनात्मक निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। पहला सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, दूसरा विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, तीसरा ज्ञान का सक्रिय निर्माण एवं पुनर्निर्माण या चौथा अन्वेषक परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियां। तो जो निगमनात्मक तर्कणा में शामिल होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा होती है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 265, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा किया गया। जब बच्चा किसी चीज को कार्य करता है तो वो पहले ज्यादा गलतियां करता है, फिर धीरे धीरे उसकी गलतियां कम हो जाती हैं। तो ऐसा कहा था ई एल थांडाइक ने, उन्होंने ही सिद्धांत दिया अभ्यास है त्रुटि का। मतलब बच्चा अभ्यास जितना करेगा उतनी त्रुटियां कम होंगी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 266, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? पहला याद करना, दूसरा गणित प्रक्रमण, तीसरा विचार करना या चौथा है सहानुभूति देना। तो समानुभूति देना आपका संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित होता है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 267। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, उसे क्या कहते हैं? पहला अभिप्रेरणा, दूसरा अध्यवसाय, तीसरा संवेग और चौथा है आपका वचनबद्धता। तो जो आपके लिए किसी भी कार्य करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए आप क्यों करते हो? पहले उस चीज़ को उपलब्धि आपको चाहिए होती है, वो चीज़ चाहिए होती है। उस चीज़ चाहिए के कारण क्या आपके लिए अभिप्रेरणा आती है, यानी मोटिवेशन आता है किसी चीज़ को कार्य करने के लिए। तो यहाँ पे अभिप्रेरणा बिल्कुल सही होगा। 268 निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतर्बंधाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? पहला पुरस्कार, दूसरा संवेग, तीसरा आवश्यकता और चौथा है उत्प्रेरणा। तो मैंने अभी बताया कि जैसे आपको किसी चीज़ की सबसे पहले क्या होगा? आवश्यकता होगी। तो यहाँ फिर उसके बाद आपकी अभिप्रेरणा आएगी, फिर आप उस चीज़ को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ क्या होती है? अभिप्रेरणा। तो जो अंतर्बदलाव के साथ उपयोग की जाती है वो होती है आवश्यकता। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 269। प्रेरणाएँ अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। पहला है प्रभावी, दूसरा भावात्मक, तीसरा संरक्षण उन्मुखी और चौथा है सुरक्षा उन्मुखी। तो जो भावात्मक प्रेरणाएँ होती हैं वो अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती हैं। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 270। निम्न में से कौन-सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? पहला अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, दूसरा सहपाठियों से प्रतियोगिता, तीसरा अर्थपूर्ण संबंध और चौथा माता-पिता की ओर से दबाव। ये आपका नकारात्मक होगा, अनुत्तीर्ण होना नकारात्मक प्रभाव होगा और सहपाठियों से प्रतियोगिता भी नकारात्मक होगा। तो यहाँ पे अर्थपूर्ण संबंध बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 271। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है कि वह समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें और सीखे कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। दूसरा वह सामाजिक सामाजिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करें और सामाजिक कौशलों को सीखें। तीसरा है वह बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। या चौथा किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय में प्रदान किया जाता है। केवल कुछ भी सबको स्वीकार कर लेना नहीं होता है, सब शिक्षा बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। केवल बिना प्रश्न उठाए आपका निगेटिव होगा और समय नष्ट ना करना केवल आपकी अच्छी श्रेणियाँ पाना कभी भी उद्देश्य नहीं हो सकता। चाहे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो या कोई सा भी बोर्ड हो, वो शिक्षा मनोविज्ञान के जो आपके एम है, जो सिद्धांत है, उनसे परे नहीं हो सकता। तो उनका जो समाजीकरण का सिद्धांत है, वह सामाजिक सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी करें और सामाजिक कौशलों को सीखें। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 272। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? पहला सक्रिय अनुकूलन, दूसरा पारस्परिक शिक्षण, तीसरा सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास या चौथा है अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम। जो वाइगोत्स्की उन्होंने माना कि जो आपका शिक्षण होना चाहिए, आपका जो समाजीकरण होना चाहिए वो पारस्परिक रूप से होना चाहिए। बच्चा एक दूसरे से सीखता है तो शिक्षण भी पारस्परिक होना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 273। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावी ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? तो आपका लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के प्रमुख सिद्धांत दिए। उससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए, उसमें डीपली मैंने समझा रखा है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है औपचारिक चरण, चौथा कानून और व्यवस्था है, उससे संबंधित है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 274। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्व नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है पहला नियमों के प्रति घृणा, दूसरा स्वायत्तता, तीसरा किशोरावस्थात्मक आंखपन और चौथा है अपरिपक्वता। तो वह स्व नियंत्रित व्यक्ति वाली भावना को हो रही है तो उसमें स्वायत्तता को आपका विकास कर रही है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 275। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? पहला, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। दूसरा, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं होती है, अपितु इसका कर्षण या संवर्धन करना चाहिए। तीसरा, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। देखो, सुनना और निरीक्षण दोनों करना चाहिए, ये भी गलत है। और अंतर्निहित नहीं होती है, होती हैं, ये भी गलत है। और कक्षा में प्रजातांत्रिक होनी चाहिए, ये तो प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तो नहीं होना आपका नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे दूसरा बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 276। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। पहला है चलाघात, दूसरा पठन वैकल्य, तीसरा वाक संबंध रोग, या चौथा है भाषाघात। चलनघात अप्रैक्सिया होता है, चलने घूमने फिरने में प्रॉब्लम से, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डिस्लेक्सिया होता है, पढ़ने से रिलेटेड होता है। एसपीजिया होता है, बोलने से रिलेटेड। वाक संबंध होता था, ये दूसरा होता है। तो जो संबंध विकार होता है, भाषा के अबोधन है, बच्चा बोल नहीं पाता है, अफेज नहीं कर पाता, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 277। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस से संबंध नहीं है? पहला, यह शोध आधारित नहीं है। दूसरा, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। तीसरा, प्रगतिशील शिक्षार्थी प्राय एक ही क्षेत्र में अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं। या चौथा, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण से जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं, ऐसा नहीं होता। प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वो एक से अधिक क्षेत्रों में अपनी विशेषता प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 278। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि? पहला, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों डिफरेंट इंटेलिजेंस का मापन संभव नहीं है। पहला, यह सभी सात बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। तीसरा, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। चौथा, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूलन सुसंगत नहीं है। तो बहुबुद्धियों को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों को मापना संभव नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 279। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद पहला लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापक को विविधपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। दूसरा, हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। तीसरा, अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम कर देते हैं। या चौथा, लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचना को खोजने में अध्यापक को प्रदत्त करते हैं। तो लाभकारी नहीं है, लाभकारी होते हैं, हानिकारक भी नहीं होते, अनुपयुक्त भी नहीं होते हैं, ये लाभकारी होते हैं क्योंकि ये शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रदत्त करते हैं। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 280। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया ताकि पहला, राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठन बोर्ड की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। दूसरा, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। तीसरा, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अवलोकन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित कर किया जा सके। या चौथा है, विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपने विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो विद्यालय आधारित आकलन का उद्देश्य कभी भी राष्ट्रीय या बोर्डों की हेल्प करना नहीं, और आपके अध्यापकों को नहीं, और ना ही दो विद्यालयों में प्रतियोगिता के लिए होता है। जो विद्यालय आधारित आकलन प्रयोग किया जा गया ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 281। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? पहला, प्रश्नोत्तर सत्र को संगठित करना। दूसरा, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। तीसरा है प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। या चौथा, स्वयं आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो जो प्रश्नोत्तर सत्र को ये सारी जो व्यवस्था है वो अलग है, और स्वयं आकलन के कौशलों को प्रमाणित करना अलग है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 282। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आपको विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? पहला, क्या आप अपने
विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? नहीं, ये आपका गलत होता है। गणित के आधार पर ही केवल वर्गीकृत करना गलत होगा। पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैचों में निर्णायक क्षण कौन-सा था? अब आपने मैच देखा, वो उसमें बच्चे सृजनात्मकशील क्या देखेंगे? तो ये गलत होगा। जड़ी-बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकेन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पका विधि लिखिए? नहीं, ये भी नहीं होगा। निर्धारित कीजिए कि दिए गए माप को विश्लेषणों में से कौन-सा व्यापक आपको उत्तम परिणामों को पाने के लिए सर्वाधिक प्रभावित कर सकता है। तो ये जो आपका मिलान है वो बिल्कुल सही है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 283, निम्नलिखित में से कौन-सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके? पहला, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्ति करें। दूसरा, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। तीसरा, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहना। या चौथा, इस बात पर बल देना कि उनकी आपसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो क्या है, प्राय तुलना करना ये आपका गलत होगा, और केवल अपनी रुचि विकसित करना नहीं, बच्चों की रुचि होनी चाहिए, और आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं ये भी नहीं होगा। तो सबसे बड़ा प्रभावकारी होगा कि आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्ति करें। अगर अध्यापक को उनकी क्षमता में विश्वास होगा, इस बात से बच्चे परिचित हैं, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा वो प्रभावशाली समझेंगे, आपको पॉजिटिव सब रिस्पॉन्स होगा, तो बच्चे बहुत अच्छा सीखेंगे। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 284, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? पहला है आत्मविभो, दूसरा प्रेम स्थित घाट, तीसरा पर अधिघातक तनाव, या चौथा न्यून अवधान सक्रिय विकार। तो जो विकासात्मक विकार नहीं होता वो होता है पर अधिघातक तनाव। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आत्मविभव आपका विकासात्मक विकार होता है, प्रेमस्थिक घात भी आपका विकासात्मक विकार होता है, न्यून अवधान सक्रिय विकार भी आपका विकासात्मक विकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 285, बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मतलब आपने अलग अलग चीजें को उपयोग किया है, तो वो किससे संबंधित होगा? पहला सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, दूसरा उपचारात्मक शिक्षण, तीसरा विभेदिक अनुदेशन, या चौथा है पारस्परिक शिक्षण। तो पारस्परिक शिक्षण सहयोग के लिए होता है, जब दो अध्यापक आपस में करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण बच्चे को अध्याय में क्या प्रॉब्लम आती है, उससे उसे क्या प्रॉब्लम है उसे जानने के लिए होता है। और सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप भी नहीं है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, विभेदित अनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 286, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? पहला, वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। दूसरा, वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। तीसरा, वे अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। यह चौथा है, बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो रियलिटी है, अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है, उसमें अति संवेदना है, उच्च स्तरीय संवेदना है, तो वो हाइपर टेंशन के कारण कभी-कभी निम्न श्रेणी भी पा सकता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 287, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। पहला, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म गति प्रावधानों के निर्माण पर। दूसरा, केवल निरयोग्य छात्रों की आवश्यकता को पूर्ण करने पर। तीसरा, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरयोग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना। या चौथा है, विद्यालयों में निरक्षर अभिभावक की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना। तो यह आपका गलत होगा, केवल संपूर्ण कक्षा की केवल निरयोग्य नहीं, और केवल निरयोग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं। जो समावेशन का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है सभी बच्चों को, नॉर्मल बच्चे और विशेष बच्चों को एक ही विद्यालय में पढ़ाना। तो एक विद्यालय में कब पढ़ा सकते हैं? जब जो विशेष श्रेणी के बच्चे हैं, जिस प्रॉब्लम से रिलेटिव है, उसके जो सूक्ष्म गतिक प्रतिभाओं के निर्माण करके। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, समावेशन का मुख्यतः केंद्रित होता है विशेष श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म गतिक प्रावधानों के निर्माण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 288, बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है। पहला, व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वह सफल नहीं हो सकते। दूसरा, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय। तीसरा है, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल ना बना पाना। या चौथा है, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय लेने पर।
जो निसहायता का प्रमुख कारण होता है कि बच्चे इस व्यवहार को अर्जित कर लेते हैं कि वे कभी सफल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 289। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न स्तर श्रेणी प्राप्त करता है, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। पहला है वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। दूसरा, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाए। तीसरा, जो भली-भांति शिक्षा नहीं ले पाए हैं, उनकी जीवन संबंधी घटनाओं का वर्णन करें। या चौथा, घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। तो कोई एक बच्चा है लगातार निम्न श्रेणी पा रखा है, तो उसके लिए अभिभावक को सहायता करनी चाहिए और अभिभावक को अध्यापक के संपर्क में रहना चाहिए, ताकि जो जैसा अध्यापक बताए अगर जैसा अध्यापक बताएगा और उसके अकॉर्डिंग जो उसके अभिभावक होते हैं घर पर काम करेंगे, तो बच्चा भी उच्च श्रेणी पा सकता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 290। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? पहला, अंतर्दृष्टि। दूसरा, मानसिक प्रारूपता। तीसरा, मोर्चाबंदी। या चौथा है निर्धारण। जो आपकी अंतर्दृष्टि होती है वो समस्या समाधान को बाधित नहीं बल्कि हेल्प करता है। तो यह नहीं पूछा है, नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 291। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? पहला, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वैकोली विकसित करने में सहायता कर रही है। दूसरा, वह बच्चों को पाठ्य पुस्तक निर्माण संपूर्ण पाठ्य पुस्तक को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता की ओर संकेत दे रही है। तीसरा, वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य पुस्तक के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। या चौथा है, वह शिक्षार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो जो शिक्षिका है वो पूर्व पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, यानी वो सिखा रही है कि बच्चे अपने किसी पाठ को अपनी शैली में कैसे लिख सकें या स्व शैली में कैसे लिख सकें, यानी अपनी भाषा में कैसे लिख सकें। तो वह बच्चों को पाठ निकले की स्व शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 292। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार की समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? पहला, अधिकाधिक सामान्यीकरण। दूसरा, सरलीकरण। तीसरा, विकासात्मक। और चौथा है अत्यधिक संशुद्धता। तो जो आपकी जो एक बच्चा है जो मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो जो समान प्रकार की त्रुटि करेंगे वो विकासात्मक त्रुटि होगी। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 293। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? पहला, संज्ञान और भावना। दूसरा, तनाव विलोपन। तीसरा, निष्पत्ति चिंता। या चौथा, संज्ञान और प्रतियोगिता। मतलब अगर किसी बच्चे को परीक्षा में तनाव है, तो वह उसके जो प्रदर्शन पर भी प्रभाव डालेगा, यानी भावना संज्ञान पर प्रभावी होती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 294। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्प्रत्यात्मक दुर्घटना प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? पहला, यह एक उपसामक उपाय है ताकि लोग अपने आप को आरामदायक महसूस कर सकें। दूसरा, वह अपने विचारों द्वारा खोजने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। तीसरा, शिक्षा विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु एक अच्छा संभावित परामर्श है। या चौथा, इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। जो आपका परामर्श के लिए सबसे बेहतर होगा वो होगा वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 295। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? पहला, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। दूसरा, अपने अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। तीसरा, उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है। या चौथा, संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए
तथा उससे सीखने के लिए प्रयास करना। उससे सीख करना पॉजिटिव होगा, एक बेहतर होगा। रंगमंच कौशलों को समय देना ये भी अच्छा होगा, और और अपने साथ के जो कलाकार हैं उनसे सहानुभूति, स्नेहपूर्ण और सहयोगी व्यवहार विकसित करना भी आपका इम्पोर्टेंट होगा। परंतु केवल आपको छात्रवृत्ति प्राप्त करना आपका कभी भी ज़्यादा लाभकारी नहीं होगा, तो सबसे कम प्रेरक या सबसे कम लाभकारी होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 296, इनमें से कौन-सा सिद्धांतकार यह स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो ऐसा मानते हैं मैस्लो। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 297, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? पहला, बच्चे को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। दूसरा, अध्यापकों द्वारा बच्चों में स्वायत्तता को बढ़ाना व सहायता देना। तीसरा, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। या चौथा, कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो आपका सहायक होगा, केवल आप कालांश की अवधि बढ़ाने से कोई ज़्यादा आपका हेल्प होगी नहीं, और समानता सबके लिए जरूरी नहीं है, और परीक्षण की संख्या बढ़ाना भी निगेटिव होता है। तो जो सबसे अधिगम हेतु सबसे सहायक होगा वो होगा अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ाना व सहायता देना। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 298, परिपक्व विद्यार्थी। पहला, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। दूसरा, अपनी बौद्धिकता के साथ अपनी सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। तीसरा, अपने अध्ययनों में कभी-कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। या चौथा, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। पर आपके विद्यार्थी हैं, विचलित हो सकते हैं, तो ये गलत होगा। भावनाओं का स्थान होता है अध्ययन में, और द्वंद्वों को शीघ्र समाधान कर लें ऐसा भी नहीं होता। जो परिपक्व विद्यार्थी होते हैं वह भी अपने अध्ययन में कभी-कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 299, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्राथमिक विद्यालय में पहली बार आता है, तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियाँ तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारात्मक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? पहला, विकास क्रमिक प्रकार से होता है। दूसरा, विकास निम्न स्तरीय होता रहता है। तीसरा, अलग-अलग लोगों में विकास भी भिन्न-भिन्न होता है। या चौथा, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो जब विद्यालय में पहली बार आता है बच्चा, पूर्व विद्यालय में जब पहली बार आता है, तो वो मुक्त रूप से चिल्लाता है, परंतु जब प्राथमिक विद्यालय में आएगा तो चिल्लाता नहीं है, क्योंकि जो उसकी मांसपेशियाँ हैं और जो बच्चे का विकास है, उसमें एकीकरण हो गया है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 300, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, अनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युगात्मकता को प्रभावित करती है। दूसरा, गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक आईक्यू होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। तीसरा, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। और चौथा है, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, ये तो आप जानते हैं, तो ये गलत ऑप्शन होगा। अनुभव भी मस्तिष्क को प्रभावित करता है, तो ये गलत होगा। और केवल काम में ऐसा जरूरी नहीं है कि जो गोद लिए गए बच्चे हैं उनका भी जो बुद्धि लब्धांक होगा वो उनके सगे भाई बहनों की तरह होगा, क्योंकि जो बुद्धि होती है, जो विकास होता है, वो पर्यावरण से प्रभावित होता है। तो ये वाला भी आपका ऑप्शन गलत होगा। तो यहाँ पे पहला कथन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 301, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया द्वारा दी गई सूचनाओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? पहला है वर्णन करना, दूसरा पहचान करना, तीसरा अंतर करना, या चौथा है वर्गीकृत करना। अगर आपको किसी चीज का विश्लेषण करना है, तो उन चीज को आपको अलग अलग बांटना होगा और उनमें अंतर करना होगा। तो संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के के लिए प्रयोग में लाई जाती है, वो होता है अंतर करना। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 302, राजेश अति लोलपु पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है।
उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। पहला है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, दूसरा तथ्य आधारित शिक्षार्थी है, तीसरा शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, या चौथा मापक आधारित शिक्षार्थी है। और राजेश है, लोलपु पाठक है, खुद अपना पढ़ता है। वो क्यों पढ़ता है? क्योंकि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 303, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? पहला, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, दूसरा उसकी अपनी भाषा के प्रयोगों को अमान्य करना, तीसरा उसके प्रयोगों का समर्थन करना, या चौथा है भाषा के प्रयोग के अवसर प्रदान करना। तो देखो, भाषा के प्रयोग के अवसर प्रदान करना तो आपका हेल्पफुल होगा, बिना रोक बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना भी हेल्पफुल होगा, और उसके प्रयोगों का समर्थन करना भी हेल्पफुल होगा। परंतु उसकी भाषा को ही अमान्य कर देना ये गलत होगा। तो यहाँ पे गलत ही पूछा है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 304, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश योग्य बनाती है। पहला, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के लिए, दूसरा शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण पाए रखने के लिए, तीसरा है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, या चौथा है शिक्षार्थियों को यह बताने के लिए कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो जो मानव बुद्धि और विकास की समझ है वो शिक्षक को होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर शिक्षक को मानव बुद्धि और विकास की समझ होगी तो वह विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में उसे स्पष्टता होगी, यानी किस शिक्षार्थियों को कैसा पढ़ाना ये स्पष्टता उसके दिमाग में होगी। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 305, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, दूसरा, सीखना विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, तीसरा, विद्यार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, या चौथा है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो देखो, बिना अगर प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक नहीं होता, हेल्पफुल होता है, तो ये गलत है। विकास और सीखना सामाजिक संदर्भों से अप्रभावित रहते नहीं। ब्लैक बाई को अच्छी तो मानते हैं, जो विकास होता है समाज और सांस्कृतिक संदर्भों में ही होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। और शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते नहीं, हर शिक्षार्थी अलग अलग तरीके से सीखता, तो ये भी गलत होगा। तो जो सत्य है वो खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 306, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50 योगदान दे रखते हैं। दूसरा, समवयस्कों और प्रत्येक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। तीसरा, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। और चौथा, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। नहीं, विकास के लिए आनुवंशिकता और वातावरण दोनों जरूरी है, तो ये गलत होगा। और एक साथ परिचालित ही होते हैं, तो ये वाला भी गलत होगा। और केवल बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण 50-50 योगदान है करते हैं, नहीं, ये गलत है। आनुवंशिकता भी हो सकती है, वातावरण भी हो सकता है, उसका पौष्टिक भोजन भी हो सकता है, अलग फैक्टर हो सकते हैं। तो आनुवंशिकता के लिए सत्य है समवयस्कों और प्रत्येक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 307, समाजीकरण है। पहला, सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन, दूसरा है शिक्षा एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध, तीसरा समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, या चौथा समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन। जो सामाजिकरण होता है वो समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन होता है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 308, एक पीटी यानी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? पहला, शिक्षार्थियों को यह क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराना, दूसरा, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, तीसरा, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, या चौथा है क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे।
तो लैब आपका ईएल थर्मोडायनामिक नहीं माना, आप किसी भी चीज़ का जितना अधिक अभ्यास करेंगे, उसमें आप उतने बेहतर हो जाएँगे, आपकी त्रुटियाँ कम हो जाएँगी। और सेम फ़ॉर्मूला यहाँ लागू होगा, जब कोई अध्यापक अगर खेल अध्यापक है, वो अपना क्षेत्ररक्षण सुधारना चाहता है, तो उन्हें क्षेत्ररक्षण का अधिक अभ्यास कराएँ, जिससे उनकी गलतियाँ कम होंगी और एक वो बेहतर क्षेत्र रक्षण करेंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 309। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वह एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद-विवाद करने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिक्षेप के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को विकसित करेंगे और अपने तरीकों से उस स्थिति के अनेक परिक्षेप का विकास करेंगे। पहला है तर्कसंगत, दूसरा आत्मसात, तीसरा है निर्माण या चौथा है सक्रियकरण। तो जो आपकी अध्यापिका है, वह अलग-अलग अगर उपलब्ध कराएगी, तो वो जो बच्चे हैं उसमें आत्मसात कर लेंगे और वो वैसा ही बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 310। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं, तो वह दाल-चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपनी स्कीमा में दाल और चावल को खा खाने को डैश कर लिया है। अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित या समुचित। तो सीधा जो सीता है उसने हाथ से दाल-चावल खाना सीख लिया है, तो उसने उसे अपने आप को अनुकूलित कर लिया है, चावल और दाल खाने के लिए। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 311। डै डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रियक सिद्धांत से संबंधित किया गया है। त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। पहला है संदर्भगत, दूसरा अव्ययभूत, तीसरा सामाजिक और चौथा है अनुभाविक। तो स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के प्रमुख 3 प्रकार बनाए। उन्होंने पहला संदर्भगत, दूसरा अव्ययभूत और तीसरा अनुभाविक बुद्धि बताया। तो सामाजिक बुद्धि का उन्होंने उपयोग नहीं किया, तो यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 312। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। पहला शिक्षार्थियों के अनुबंधन कौशलों पर, दूसरा सामान्य बुद्धि पर, तीसरा विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर या चौथा प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है वो सुझाता है कि हर एक व्यक्ति में आपकी विलक्षण योग्यताएं होती हैं, अलग-अलग योग्यताएं होती हैं। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 313। था, फा, चा ध्वनियाँ हैं। पहला है स्वेनिम, फिर रूपिम, फिर लेखिम या सत्यम। जो शब्द की सबसे आपकी जो सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसे स्वेनिम कहा जाता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, जो था, फा, चा है, वह स्वेनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 314। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को, पहला है लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है लड़के-लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना। तीसरा अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। या चौथा कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। निरुत्साहित करना आपका नेगेटिव होगा, केवल अच्छा लड़का, अच्छी लड़की की सराहना करना भी गलत होगा और केवल लड़कों को जोखिम उठाने के लिए कहना, ये भी आपका जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ाएगा। तो आपको कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करना है, तो उसके लिए आपको लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अपारंपरिक भूमिकाएँ मतलब ऐसे नहीं जो परंपराएँ हमारी रूढ़िवादिता से जुड़ी होती है कि लड़का जोखिम भरे काम करेगा और लड़कियाँ सॉफ्ट काम करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 315। विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? पहला व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, दूसरा व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई कम करने के लिए, तीसरा शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए और चौथा यह समझने के लिए क्या शिक्षार्थी सीखने योग्य है या नहीं। केवल विशेष अनुभूति कराने के लिए नेगेटिव नहीं होता है, खाई कम करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि हर किसी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और केवल आप सभी को समान रूप से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 316।
शिक्षार्थियों से व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकते हैं? पहला, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना। दूसरा, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। या चौथा, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। तो जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो आपका महत्व होता है, वो होता है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 317, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है? पहला, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। दूसरा, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। दूसरा, सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। या चौथा, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का असामंजस्य। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्डित और सुधारा जाए। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 318, विद्यालय आधारित आकलन। पहला है, शिक्षार्थियों और शिक्षक को गंभीर और लापरवाही बनाता है। दूसरा, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करता है। तीसरा, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। या चौथा, परिचालित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो देखो, बाधा उत्पन्न नहीं करता, ये तो पॉजिटिव होता है। केवल शिक्षा बोर्ड की जवाबदारी कम करने के लिए विद्यालय आधारित आकलन नहीं होना चाहिए और लापरवाह भी नहीं बनाता है। तो जो विद्यालय आधारित आकलन होता है वो परिचित वातावरण में अनेक सीखने के सभी विद्यार्थियों की मदद करता है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 319, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है? पहला, थर्नडाइक की तत्परता का नियम के अकॉर्डिंग। दूसरा है शिक्षार्थियों को सामान्य योग्यता स्तर की ओर। तीसरा, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर को। या चौथा, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने के लिए। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। सीखने की जो तत्परता होती है वो सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 320, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से क्या कहना सबसे उचित होगा? पहला, पोलियोग्रस्त बच्चे एक गाना प्रस्तुत करेंगे। दूसरा, पहिए कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। तीसरा, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। या चौथा, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग नहीं करते। एक शिक्षिका है और कुछ वो अन्य सारे कुछ बच्चों को बाहर खेलने के लिए लेके जाती है, परंतु कुछ बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं। तो उन्हें ये कहना बिल्कुल सही होगा कि जो शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे हैं कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। तो यहाँ का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 321 डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? पहला, सांस्कृतिक कारक। दूसरा, सेरेब्रम डिसफंक्शन। तीसरा, संवेगात्मक विघ्न। या चौथा, व्यवहारगत विघ्न। तो देखो, सांस्कृतिक कारक के कारण कोई भी आपकी अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 322, एक समावेशी विद्यालय। पहला, शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनके सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करता है। दूसरा, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। तीसरा, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर कम करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। यह चौथा है, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशेष रूप से आपका प्रतिबद्ध है। तो जो एक समावेशी विद्यालय होते हैं शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए आपके प्रतिबद्ध होते हैं। कोई बच्चा स्पेशल चाइल्ड है या नॉर्मल चाइल्ड है, तो या पढ़ाई में अच्छा है या खराब है, उन सभी को सुधारना, उनके परिणामों को सुधारना, सभी का विकास करना,
समावेशी विद्यालय की उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 323, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को पहला अधिगम निर्योग्य नहीं कह सकते, दूसरा ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तीसरा शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को सुव्यवस्थित कर लेते हैं, या चौथा अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो सृजनशील होते हैं, वो कुछ अधिक डिमांड करते हैं, कुछ नया-नया खींचने की आवश्यकता होती है। तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, उन्हें ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 324, डैश के कारण प्रतिभाशाली होती है। पहला है मनोसामाजिक कारकों के कारण, दूसरा आनुवांशिक संरचना, तीसरा वातावरणीय अभिकारक, और या चौथा है दूसरा और तीसरा का समायोजन। तो जो आनुवांशिक संरचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशाली होते हैं बच्चे, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 325, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? पहला, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तीसरा, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। तीसरा, निरंतर गृह कार्य देते रहना। या चौथा, सीखने वाले के द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो निरंतर कार्य देना आपका निगेटिव होगा और व्यक्तिगत कार्य देना भी आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, और निष्क्रिय रहना तो गलत होगा। और आपका जो अधिगम कब सबसे बेस्ट होगा, अधिगम योग्य वातावरण कब होगा, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाएगा। जो शिक्षा व्यवस्था होगी वो बाल केंद्रित होगी। तो शिक्षार्थी को छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, तो सबसे उपयुक्त होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 326, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है? पहला, डिफेजिया, दूसरा डिस्पैक्सिया, तीसरा डिसकैल्कुलिया, या चौथा डिसलेक्सिया। अधिगम जो अधिगम योग्यता होती है वो किस प्रकार होती है, किस किस कारण से होती है, इससे रिलेटेड वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगी, नहीं देखी है तो देख लीजिए। तो जो आपकी डिस्फेजिया होती है वो भाषा अवधान के लिए होती है, भाषा जो असक्ता होती है उसके कारण होती है। डिसकैल्कुलिया जो गणित असक्ता होती है उसके कारण होती है। और डिसलेक्सिया होती है पढ़ने में जो आपकी नियोग्यता होती है उसके लिए होती है। तो गतिक कौशल मतलब चलना, टहलना, ये करना डिस्पैक्सिया डिस्प्रैक्सिया के कारण होता है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 327, अधिगम निर्योग्यता। पहला, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। दूसरा, एक स्थिर अवस्था है। तीसरा, एक चर अवस्था है। या चौथा, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति को हानिकारक। तो अधिगम नियोग्यता होती है, उन्हें थोड़ा कुछ हद तक सुधारा जा सकता है और कम किया जा सकता है। तो अधिगम नियोगिता होती है वो एक चार व्यवस्था होती है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 328, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है? पहला है परिणामों की आशा करना, दूसरा समस्या को पहचान, तीसरा समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, या चौथा है संभावित युक्ति को खोज करना। सम आपकी कोई भी समस्या है, आप समस्या की पहचान करेंगे, हिस्सों में बांटेंगे और संभावित युक्ति को खोजेंगे कि कैसे समस्या को हल किया जा सकता है। परंतु आशा परिणामों की आशा करना नहीं, आपको परिणामों को प्राप्त करना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 329, एक शिक्षक को पहला व्याख्यान पर अधिक बल देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराने चाहिए। दूसरा, शिक्षार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। तीसरा है, शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। यह चौथा, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। केवल व्याख्यान पर अधिक बल देना निगेटिव होता है। भयंकर भूल नहीं, जो त्रुटियाँ होती हैं वो सीखने का हिस्सा होती हैं, गलत है। और केवल गलती करने से बचता है, ये नहीं करना चाहिए। तो जो शिक्षक होता है, उसे जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित कर रहा है, मतलब जब अपनी भाषा में बोल रहा है तो कुछ गलत भी बोल रहा है, तो उन्हें तुरंत ठीक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुरंत ठीक करेंगे तो बच्चे का मनोबल गिरेगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 330, सीमा परीक्षा में ए प्लस ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है, पहला, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। दूसरा, शायद वह अपनी
तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। तीसरा, शायद वह परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। या चौथा, शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव जो है बहुत कठोर हो। कोई भी एक बच्चा है, वो अति संवेदना के कारण किसी चीज़ को कभी-कभी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो जो ऐसा उसके साथ सीमा के साथ हो रहा है, वो परीक्षा भवन में उसके वो नर्वस हो जा रही है, तो उसका जो प्रमुख कारण है, वो शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 331। निम्नलिखित में से कौन-सा सूक्ष्म गलित कौशलों का उदाहरण है? पहला लिखना, दूसरा चलना, तीसरा खुदकना या चौथा दौड़ना। जो सूक्ष्म गति कौशल होते हैं उसमें लिखना आता है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 332। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं? पहला, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव को, तीसरा आत्मसिद्धि के भाव को, तीसरा जीवन के विषय में परिपक्व या चौथा दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो जो किशोर होते हैं वो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 333। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता डैश होता है? पहला है डिसकैल्कुलिया, दूसरा डिसलेक्सिया, तीसरा डिसग्राफिया या तीसरा है डिसथीमिया। तो जो शारीरिक रूप से जो विकलांग बच्चे होते हैं उनमें जो मेन प्रॉब्लम होती है वो डिसग्राफिया होती है, उन्हें लिखने में दिक्कत होती है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो डिसथीमिया होता है वो तनाव के कारण होता है, डिसलेक्सिया पढ़ने के कारण होता है और डिसकैल्कुलिया गणित अक्षमता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 334। आंशिक पुनर्बलन। पहला, वास्तविक कक्षा का समय अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। तीसरा, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। या चौथा, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। जो आंशिक पुनर्बलन होता है वो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 335। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, पहला, स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं। दूसरा, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं। तीसरा, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। या चौथा है, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो अपने निर्णयों पर आत्मनिर्भर होते हैं, वो किसी कार्य को खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 336। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है? पहला, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। दूसरा, उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठ रूप से कहा सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। तीसरा, सहयोगात्मक समस्या समाधान और चौथा है प्रत्येक विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो जो वाइगोत्स्की मानते हैं कोई बच्चा कब सीखता है, जब आपसी सहयोग से होता है, बच्चा एक दूसरे से सीखता है। तो जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 337। चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित में से चरण आते हैं? तो कौन से चरण आते हैं? पहला है प्रतिक्रिया किन्वय, दूसरा प्रतिक्रिया चयन, तीसरा है पूर्व प्राक्रमण या चौथा है श्रेणीकरण। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि सबसे पहला पूर्व व्याकरण करा जाएगा, उसके बाद उस समस्या का श्रेणीकरण किया जाएगा सूचना का किसी का, फिर उसके बाद प्रतिक्रिया का चयन किया जाएगा और फिर प्रतिक्रिया का क्रियान्वय किया जाएगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 338। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सा और बाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। पहला, शब्द जम्बलिंग विकार, दूसरा है अफेजिया, तीसरा है डिसमोर्फिया या चौथा है डिसलेक्सिया। तो ऐसे बच्चे जो सा और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाते, मतलब उन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है, तो वो क्या होते हैं? डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 339। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं समानता, पहला, लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती हैं। दूसरा, अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। तीसरा, उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। या चौथा,
औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। तो केवल लड़कों में अधिक या लड़कियों में अधिक ऐसा नहीं होगा, और केवल शहरी और ग्रामीण का भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है सीखने संबंधी नियोजकता में, और केवल बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वालों में पाई जाएँगी ऐसा नहीं होगा। तो जो सीखने संबंधी नियोग्यताएँ होती हैं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं जिनके पिता में ये प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे चाहे तो या पिता में, माता-पिता किसी में भी ये प्रॉब्लम होगी, यानी अभिभावकों में प्रॉब्लम होती है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 340, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन-सा तरीका सर्वाधिक हो सकता है? तो एक नियमित विद्यालय, उसमें वंचित क्षेत्र से जो आए बच्चे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना है, तो कौन-सा तरीका सर्वोत्तम होगा? पहला है, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने के लिए कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। दूसरा, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। तीसरा, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन ₹5 दिए जाएँ। या चौथा, आवासीय विद्यालय खोलना चाहिए। तो ऐसे जो वंचित क्षेत्रों से बच्चे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय विद्यालय खोलना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 341, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है? पहला है, पुरुष और महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। दूसरा, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और सख्ती से उनका पालन कराना। या चौथा, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। या चौथा, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अभिसंज्ञान लेना चाहिए। तो यहाँ पे 341 का चौथा बिल्कुल सही होगा कि अगर लिंग भेदभाव से बचने का जो सर्वोत्तम तरीका है, शिक्षकों द्वारा उनके जो लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार है, उनका अभिसंज्ञान लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 342, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? पहला, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। दूसरा, यह हास्यकृत शिक्षार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। तीसरा, यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। या चौथा, यह हाथ के लिए किए जाने वाले श्रम श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो जो सह शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन होता है, मतलब जो पढ़ाई के अलावा जो क्रियाकलाप होते हैं जैसे खेल-कूद, उसमें क्या में जो बच्चों की परफ़ॉर्मेंस होती है उनके आधार पर, जो आपके एकेडमिक जो परफ़ॉर्मेंस होती है, उनको बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो आधार है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 343, शिक्षार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश समावेशन जरूर होना चाहिए। तो 343 का पहला बिल्कुल सही है कि जो विद्यार्थी के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि जो सारी व्यवस्था है वो विद्यार्थियों के लिए होनी चाहिए, अभिभावकों के लिए बहिष्करण नहीं करना चाहिए, अन्य शिक्षकों के लिए नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 344, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है। पहला, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, दूसरा कार्य परिहार अभिविन्यास, तीसरा नैपुणतया अभिविन्यास, या चौथा है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। तो 344 का चौथा बिल्कुल सही है कि जो निष्पादन यानी परफॉर्म से रिलेटिव जो उपागम उपागम अभिविन्यास होता है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 345, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। पहला, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। दूसरा, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना। तीसरा, मुक्त खेल के लिए समय देना। या सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। तो किसी भी विद्यार्थी को आप जितने अधिक सृजनात्मक चिंतन के लिए अवसर प्रदान कराएँगे, तो वह विद्यार्थियों के समस्या समाधान के लिए मनोरंजन होगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 346, निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि पहला, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। दूसरा, प्रकरणों की विविधता और परंपरागत पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता होती है।
से शिक्षक की अभिभूति होने में कम संभावना रहती है। तीसरा, शिक्षार्थियों के विभिन्न विषय क्षेत्र के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम भावना रहती है। या चौथा, पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षक को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। तो यहाँ पे केवल पाठ्य योजना बनाना ये गलत होगा, नापसंदगी होगी नहीं, और परंपरागत भी केवल पाठचर्या नहीं होनी चाहिए। तो जो अंत विषयी अनुदेशन का सर्वोत्तम लाभ होगा कि शिक्षार्थ विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाएं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 347, सफल समावेशन को निम्नलिखित में से की आवश्यकता होती है सिवाय। पहला, पृथक्करण। दूसरा, अभिभावक की भागीदारी। तीसरा, क्षमता संवर्धन। या चौथा, संवेदनशील बनाना। तो समान सफल समावेशन के लिए संवेदनशील भी होना चाहिए, क्षमता संवर्धन भी होनी चाहिए, और अध्यापकों की भागीदारी भी होनी चाहिए, अभिभावकों की भागीदारी भी होनी चाहिए। केवल पृथक्करण नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 348, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपगण का विशेष चिन्ह है। पहला, सही उत्तर प्राप्त करने का समानता एक ही उपागम होता है। दूसरा, केवल समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। तीसरा, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। यह चौथा, समस्या मौलिक रूप से होती है। समस्या समाधान अगर किसी को आपको करना है तो उसमें एक विशेषता होती है कि उसमें ही संकेत चिन्ह दिए होते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समस्या कथन में संकेत जो होते हैं अंतर्निहित रूप से दिए होते हैं, तभी आप किसी समस्या को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 349, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। पहला, मेरा परिवार। दूसरा, मेरा प्रिय मित्र। तीसरा, मेरा पड़ोस। या चौथा है मेरा विद्यालय। अगर कोई बच्चा नर्सरी कक्षा में आया है तो उसे सबसे पहले बच्चा क्या जानता है अपने परिवार के बारे में, तो उसे शुरुआत भी परिवार से होनी चाहिए। उसकी जो अधिगम की शुरुआत होनी चाहिए वो परिवार से होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 350, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को पहला, सामूहिक गतिविधियों के दौरान समजातियों के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। दूसरा, सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए। तीसरा, प्रत्येक सुबह बच्चों को अभिवादन करना चाहिए। या चौथा, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो प्राथमिक विद्यालय है उसमें सकारात्मक जो वातावरण निर्मित करना है तो केवल अपने समूह में बनाने की समझाते में अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये गलत होगा। केवल सकारात्मक कहानी सुनाने से कुछ भी नहीं होगा, और प्रत्येक सुबह अभिवादन करने से भी कुछ नहीं होगा। तो जो 350 का जो चौथा है वो बिल्कुल सही है कि विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 351, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। दूसरा, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने के लिए बहुत अधिक समय लगेगा और तथा एक शिक्षक के लिए यह थकाने वाला होगा। तीसरा, बच्चे स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। या चौथा है, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक व्यवस्था जो शिक्षा की जो व्यवस्था है वो असफल है। तो जो 391 का है वो 351 का है जो चौथा बिल्कुल सही होगा कि अगर एक शिक्षक है वो कक्षा की सभी त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो ये संकेत करता है जो शिक्षक व्यवस्था है वो असफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 352, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उससे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि पहला, वह अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। दूसरा, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। तीसरा, राधिका को किसी उलझन स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। यह चौथा, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका राधिका सवालों के उत्तर देने योग्य नहीं है। अगर एक अध्यापिका अगर ऐसा कर रही है कि जो लड़का है वो अगर उससे उत्तर नहीं आ रहा तो वह तुरंत दूसरा प्रश्न दे देती है नेक्स्ट को। और अगर अगर वो भी प्रश्न नहीं दे अगर जो लड़का है वो भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा तो वो अपने शब्दों को बदल रही है। तो मतलब ऐसा वो कर रही है कि वो लड़के का पक्ष ले रही है, यानी लड़के को जो
जो मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं को में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 353, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? पहला है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, दूसरा परीक्षण करने की प्रवृत्ति, या तीसरा स्मृति, या चौथा है अनुशासित स्वभाव। एक विद्यालय है, अगर सशक्त विद्यालय, एक अच्छा विद्यालय है, तो अपने शिक्षकों में योग्यताओं को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक बढ़ावा देगा प्रति स्पर्धात्मक अभिवृत्ति को। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 354, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है स्वनिम। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 355, बुद्धि लब्धांक समानता डैश रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं? पहला मध्यम, दूसरा कम से कम, तीसरा पूर्ण या उच्च रूप से। जो बुद्धि लब्धांक समानता उच्च रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 356, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय पहला संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, तीसरा बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशेष समूह है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है, तीसरा है विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, या चौथा विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत को मानता है कि जो बुद्धि है प्रक्रमण क्रियाओं का एक समुच्चय भी है, विषयों को विभिन्न तरीकों से भी प्रस्तुत किया जाता है, विविध तरीकों से सीखने के आकलन हेतु प्रस्तुत किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं होती, ऐसा नहीं होता है, तो ये आपका पहला सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 357, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय पहला विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का, दूसरा है विद्यार्थियों की त्रुटियों का, तीसरा विद्यार्थियों की आधारित शैलियों का, या चौथा विद्यार्थियों की क्षमताओं का। तो जो आपका आकलन सीखने के लिए आकलन होता है, वो केवल विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के लिए नहीं होता, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 358, एक जुड़वा भाई में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से जो धनरण्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा, एक वर्ष बाद उनकी बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? पहला है धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, दूसरा सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, तीसरा निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, या चौथा दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तो जरूरी नहीं है दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करें, क्योंकि हर बच्चे में अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, और केवल निर्धन परिवार वाला अंक प्राप्त करेगा ऐसा नहीं है, अधिक जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से धनी है वह भी अधिक अंक प्राप्त कर सकता है, और केवल निर्धन वाला करेगा ऐसा भी नहीं होगा। तो जो सामाजिक आर्थिक स्तर होता है वो बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्योंकि एक गरीब का बच्चा भी एक अच्छा उसके अंदर बुद्धि लब्धांक हो सकता है, जैसे आपके अब्दुल कलाम आजाद हैं, वो भी एक निर्धन परिवार में जन्म लिया और वो किस स्तर तक पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 359, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? पहला बहुत बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, दूसरा लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, तीसरा बाह्य कारक, या चौथा असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। तो जो अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करेगा जब कोई बच्चा अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करेगा और उसे व्यक्तिगत संतुष्टि होगी, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 360, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? ये आपका बिल्कुल जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेशन बेस है, तो जो बुद्धि लब्धि वाला जो फॉर्मूला होता है वही हम ये लगाएंगे। बुद्धि लब्धि होता है बराबर मानसिक मानसिक आयु, उसके अपोन में वास्तविक आयु इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है बुद्धि लब्धि निकालने का। तो उसने कितने 75 अंक प्राप्त किए, और उसकी जो मानसिक आयु हमें ज्ञात करनी है, तो इसे हम x मान लेते हैं, और वास्तविक आयु कितनी है उसकी 16 वर्षीय, और इंटू 100, तो x बराबर होगी 75 इंटू
16 डिवाइडेड बाई 100, तो 25 तिया 75, 25 चौक 100 और 4 तिया और 4 चौक 16, तो 3 चौक 12, तो x बराबर 12। तो यहाँ पे x बराबर 12 है, यानी मानसिक आयु जो है उसकी वो 12 वर्ष होगी, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। ये जो सीरीज थी बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज थी। इस सीरीज की वीडियो आपकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।